जहां तक तुमने पढ़ा कुछ और क्वेश्चंस कर दे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओम्स लॉ में। ग्राफ को इंटरप्रेट करना तुमको आना चाहिए। आज की डेट लगाओ 2/3/2016, लेक्चर नंबर 19, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3rd लेक्चर। ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखो। पहला सवाल है, मान लो तुमको दो रेजिस्टेंस वायर दिए हुए, हो सकता है एक 2 ओम में, एक 5 ओम में, यानी एक छोटा रेजिस्टेंस है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है। हमें पता है कि जो VI ग्राफ होता है उसका स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और VI ग्राफ की जगह अगर तुम्हें IV ग्राफ बना दिया तो स्लोप का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इस कंसेप्ट को यूज करके तुम्हें जवाब देना है। ये कोई ग्राफ है, दिस इज VI ग्राफ। 3 अलग अलग कर्व हैं, 1 2 3। किन्हीं 2 रेजिस्टेंस को लेकर ये ग्राफ बनाए गए। तो एक है छोटा रेजिस्टेंस, एक है बड़ा रेजिस्टेंस, और एक है उन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो तुम्हें पहचान करनी है इनमें से कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा बड़े रेजिस्टेंस को और कौन सा छोटे रेजिस्टेंस को। तो लॉजिक सिंपल सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो स्लोप है वो 1 का है, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा। अब बचे 2, उनमें से एक बड़ा रेजिस्टेंस, एक छोटा रेजिस्टेंस। जिसका स्लोप ज्यादा है बड़ा, जिसका स्लोप कम है वो छोटा। तो बड़ा रेजिस्टेंस 2 और छोटा रेजिस्टेंस 3। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर मैं अगला क्वेश्चन बता सकता हूँ। जिसको नहीं समझ में आया हाथ ऊपर करो, पूछो। मेरे पास 2 रेजिस्टेंस वायर है, सपोज एक 2 ओम में, एक 5 ओम में। मैंने ग्राफ्स खींचे इनके लिए, 2 ओम के लिए, 5 ओम के लिए, फिर इनके सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, यानी 2 + 5 7। तो तुम्हें बताना है कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो 7 ओम को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा 1। अब बचा 5 और 2, 5 ओम को कौन रिप्रेजेंट करेगा 2। और किसी को डाउट हो तो पूछो। तो समझ में आ गया तो अगले सवाल का जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करो एक बार में तुम्हारा जवाब सही हो, सबकी आवाज एक जैसे निकले, जब तुमसे पूछा जाए तो आंसर एक जैसा सुनाई दे। तो सोच कर जवाब देना, डायरेक्टली कूद कर नतीजे पर नहीं पहुंचना। अगेन देयर आर 3 कर्व्स, 1 2 and 3। एक रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन को, कौन सा वाला तुम्हें बताना है। एक रिप्रेजेंट कर रहा है लार्जर रेजिस्टेंस को, ओके। जो कॉन्फिडेंट है तीनों के लिए, जिसके पास तीनों जवाब है सही सही, हाँ बोलो, तुम बोलो। 3 to 1 पक्का। जो कहता है नहीं इसको नहीं आता, ये गलत बता रहा है, मेरे को आता है, इससे डिफरेंट बोलो। ये बोल रहा 1 3 2, तुम कह रहे हो 3 to 1। IV ग्राफ, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और भी छोटा हो जाता है। तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे छोटा वो होगा जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये IV ग्राफ है। स्लोप सबसे ज्यादा 1, दिस इज 1। अब इन दोनों में से जिसका स्लोप कम है वो रेजिस्टेंस बड़ा है। जो बात नहीं समझ में आए पूछो। हाथ ऊपर करो और पूछो जिसे जो बात समझ में नहीं आई है।
और जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे इस एक्सरसाइज में, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आ सकता हो पहले अगर नहीं पढ़ा हो तो, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। अगर पिकनिक पे आए हो तो पानी पैर में डालने पड़ेंगे, पैर पानी में डालने पड़ेंगे। पिकनिक मनाने आए हो और वहां पानी बह रहा है तो पिकनिक को एंजॉय करना पड़ेगा। तो अगर तुम क्लास में बैठे हो तो क्लास में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्लियर है सबको? एक स्टेप आगे चलते हैं, टेम्परेचर को लिंक करते हैं। हायर द टेम्परेचर डैश विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मोर हायर। कल तुमने ग्राफ बनाया था नाइक्रोम के लिए, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हुआ था? वोल्टेज ज्यादा, करंट कम। वोल्टेज ज्यादा का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। Again, there is IV curve. एक ही रेजिस्टेंस वायर है, दो अलग अलग टेम्परेचर है। सपोज दिस इज टेम्परेचर T1 पर खींचा गया ग्राफ है, टेम्परेचर T2 पर खींचा गया ग्राफ है। तुमको ये बताना है कि T1 और T2 में कौन बड़ा कौन छोटा। रीजन इज सिंपल, इसका स्लोप कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ज्यादा टेम्परेचर पर, यानी T2 बड़ा है और इसका स्लोप ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, कम रेजिस्टेंस होता है कम टेम्परेचर। क्लियर? और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। ये सब साथ में बनाया करो बोर्ड पे, जो मैं ड्रॉ करता हूँ साइमल्टेनियसली साथ के साथ ड्रॉ किया करो। तो अगला सवाल जो है वो तुमसे ऐसे पूछ रहे हैं कि कोई तार लिया रेजिस्टेंस वायर, a wire of resistance R and resistivity rho is dash. First part, stretched to make its length n times part 2, melted पिघला दिया and recasted दोबारा से बनाया to make dash part A, area of cross section m times part B, radius p times, then find new resistance and resistivity in each case. इस क्वेश्चन के जो आंसर्स निकलेंगे उनको हम रिजल्ट्स को फॉर्मूले की तरह यूज करने वाले आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो तुम्हें अटेम्प्ट करना है, इसको अटेम्प्ट करके जवाब निकालने। What will be the relation between new resistance and the old resistance? अगर new resistance को R dash से दिखाएं, old resistance को R से दिखाएं, तो R dash R के टर्म्स में कितना कितना होगा पता लगाओ।
जिसको तीनों जवाब मिल जाए वो हाथ ऊपर करके बता सकता है। बोलो और कोशिश करो। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, सही बात है। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। और कोशिश करो। बोलो फर्स्ट वाला में r इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r। ओके। सेकंड वाले में r बाय m स्क्वायर हो जाएगा। r डैश इक्वल टू r अपॉन m स्क्वायर। ओके। थर्ड वाले में r बाय p की पावर 4। r बाय p की पावर 4। p raised to power 4। ओके, these are the correct answers। कैसे समझो, तार को जब खींचेंगे, उसी तार को खींच रहे हैं, लेंथ बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक्स्ट्रा लेंथ जोड़ दी जाए, एक्स्ट्रा लेंथ जोड़ देंगे तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सॉल्यूशन लिखने का तरीका, वी नो दैट रेजिस्टेंस R होता है रॉ L अपॉन A। अगर लेंथ एक्स्ट्रा जोड़ी होती तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके। पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर हम ऐसा कर रहे हैं, उसी को खींच के लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो गिवन मटेरियल फिक्स है, उसकी लंबाई तुम बढ़ा रहे हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। तो दो इफेक्ट एक साथ होंगे, लेंथ बढ़ने का असर एरिया पर भी जाएगा और उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा इसमें। तो उसको कैसे करेंगे, एस रॉ डैश इक्वल टू रॉ नो चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों हुआ, रेजिस्टिविटी फंक्शन है टेम्परेचर का और मटेरियल का। ना तो मटेरियल चेंज कर रहे हैं ना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। नो चेंज इन मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो दूसरे पार्ट का आंसर लिख पहले दिया, लास्ट में दोबारा से लिखना पड़ेगा अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसको पूछा गया है बाद में सीक्वेंस में, तो बाद में अलग से लिखना पड़ेगा। देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी इन ईच केस, हालांकि उसको हम यूज पहले कर रहे हैं। तो नया रेजिस्टेंस R डैश कितना हो जाएगा, रॉ L डैश अपॉन A डैश, ऐसे लिखेंगे। इक्वेशन 2 1 रेशियो ले लो। जो लोग साथ में नहीं लिख रहे लिखते चलो, ये तरीका है सही लिखने का। टेकिंग रेशियो 2 upon 1 हमें मिलता है R डैश अपॉन R इक्वल टू रॉ कट गया L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश, ये मिला। इसको नाम दिया इक्वेशन 3। दूसरा कंसेप्ट यूज करो, एज वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम इज सेम। वॉल्यूम के लिए हम कैपिटल V यूज करेंगे। V डैश नया वॉल्यूम इक्वल टू पुराना वॉल्यूम। V यहाँ पे पोटेंशियल के लिए नहीं यूज किया, वॉल्यूम के लिए यूज किया। वॉल्यूम होगा सिलेंडर है तो एरिया इनटू लेंथ, A डैश L डैश इक्वल टू AL। यहाँ से रिलेशन मिलता है L डैश अपॉन L इक्वल टू A अपॉन A डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ये प्री रिक्विजिट थी इस क्वेश्चन में, ये डेटा हमको चाहिए। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तुमसे बोला लेंथ इज मेड n टाइम्स, गिवन मेथड देखो, गिवन लेंथ इज मेड n टाइम्स, L डैश इक्वल टू NL। सो रेशियो कितना हो गया, L डैश अपॉन L इक्वल टू N। इसको यूज किया यहां पर, फिर हमें पता है L डैश अपॉन L A अपॉन A डैश के बराबर है, वो भी है, वैल्यूज पुट कर देंगे। यूजिंग इट विथ इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 के साथ यूज करो। हमें मिलता है R डैश अपॉन R इक्वल टू N इंटू N, और फाइनल फॉर्मेट मिलता है R डैश इक्वल टू
n स्क्वायर टाइम्स r ब्लॉक में बंद करो। इसको फॉर्मूले की तरह यूज करने वाले हैं, r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r। जब भी लंबाई इस तरह से बढ़ाई जाएगी कि खींच देंगे वायर, स्ट्रेच करके बढ़ाई जाएगी, क्वेश्चन में इंडिकेशन रहेगा, तो तुम इसको फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हो। वी नो दैट r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड का a गिवन नया एरिया m टाइम्स पुराना एरिया, तो जो रेशियो है a अपॉन a डैश वो बनेगा 1 अपॉन m। फिर से हम इक्वेशन यूज करेंगे 3 and 4। दोबारा से 3 and 4 को यूज किया तो मुझे मिलता है r डैश अपॉन r, l डैश अपॉन l भी 1 अपॉन m, और a अपॉन a डैश भी 1 अपॉन m, 1 अपॉन m इंटू 1 अपॉन m, और r डैश इक्वल टू r अपॉन m स्क्वायर। इसको भी फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। अब बारी आई रेडियस की, बी पार्ट। तुम्हें दिया हुआ नई रेडियस स्मॉल r से दिखाया, पुरानी रेडियस की p टाइम्स, तो यहां से रिलेशन आया r डैश अपॉन r इक्वल टू p, तो a डैश अपॉन a कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, क्योंकि एरिया होगा पाई r स्क्वायर। और जब मुझे एरिया का रिलेशन मिल गया, मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। a अपॉन a डैश जब 1 अपॉन m था, तो a डैश अपॉन m था, a डैश अपॉन a था m, तो a डैश अपॉन a p स्क्वायर, तो m की जगह क्या लिखूंगा, p स्क्वायर। तो रिलेशन क्या बन गया, r डैश इक्वल टू r अपॉन p रेज़ टू पावर 4। m है p स्क्वायर के बराबर, तो m स्क्वायर की जगह आएगा p की पावर 4। जो डाउट है, जो बात नहीं समझ में आई, पूछो। फिर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। जो भी बात तुम्हें परेशान कर रही है ट्रांसफर करो इधर, परेशानी को खत्म करते हैं। अब कुछ क्लियर है? ठीक है, परसेंटेज में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. A wire of resistance R and resistivity rho is stretched to increase its length by 20%. Then find percentage change in its resistance and resistivity जो भी बताना चाहता बता सकते, जो सोना चाहता है पीछे बेंच पे जाके सो। बोलो 44%। ठीक, बैठ।
कोई कह रहा है ये गलत है तो वो अपनी बात रख सकता है। इन्होंने जवाब दिया है फॉर रेजिस्टेंस इट इज 44% एंड फॉर रेजिस्टिविटी देयर इज नो चेंज। तुम में से कोई असहमत है तो वो अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं इसको, हमने लंबाई खींचकर बढ़ाई। We know that new resistance R dash equal to n squared times R। कुछ बच्चे जो एरर वाले मेथड से इसको करने की कोशिश करेंगे वो लिखेंगे डेल्टा R by R into 100% equal to twice of delta n by n into 100%। तो क्या रिजल्ट निकलेगा? तो अब सवाल है गलत क्यों है, 44% सही क्यों है? तो उसका कारण है ये जो फॉर्मूला लगाया इसमें अजम्पशन है, तो पाइनेबल एक्सपांशन होता है, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया हुआ है हमने। तो अजम्पशन की वजह से ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट दे रहा है। तो अगर तुम्हें ये मेथड लगाना है तो इसके लिए गाइडलाइन ये है कि जब गिवन क्वांटिटी में चेंज 5% या उससे कम है तो ये मेथड यूज करो, तब इसका रिजल्ट नियर अबाउट आएगा। जैसे अभी डिफरेंस कितना आ रहा है सही जवाब में और इसमें 4% का अंतर आ रहा है। अगर 10% चेंज होता तो इसमें और सही जवाब में अंतर आता 2% का या 1% का अंतर आता। इससे आता 20% और सही होता 21%, तो 1% अंतर कम हो गया। ऐसे जब 5% पे जाएंगे तुम देखोगे अंतर नेग्लिजिबल रह जाएगा, तब ये मेथड चल जाएगा। अगर कंपोनेंट क्वांटिटीज में गिवन चेंज 5% और लेस देन 5% है देन दिस मेथड इज ओके। बट अगर वो चेंज 5% से ज्यादा है तो ये मेथड नहीं लगाएंगे। तो क्या मेथड लगाएंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, बोल रहे लेंथ को इंक्रीज करें 20% से, तो नई लेंथ कितनी हुई? L dash equal to L plus 20%, परसेंट का मतलब प्रति 100 upon 100 of L, 1.2 L। So what is value of N? N equal to 1.2। Now we know that ये वे तरीका है बोर्ड में क्वेश्चन को करने का। कंपटीशन तैयार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिक सीख रहे हैं और बोर्ड में कैसे लिखना है वो सीख रहे हैं। ये सारी डिटेल आएगी। वी नो दैट R dash equal to n square times R। n की वैल्यू रखी, R dash equal to 1.2 का स्क्वायर टाइम्स R। 12 का स्क्वायर सब बच्चे जानते हैं, 144 पॉइंट लगा हुआ तो 1.44 R। इसको ब्रेक किया 1 प्लस 0.44 यानी R प्लस 0.44 को लिखूंगा 44/100 and it is nothing but 44% प्रति 100। तो R plus 44% of R, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 44%। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है। इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगा है, ये एग्जैक्ट है। और कोई डाउट है तो पूछ सकते। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही। डेल्टा आर अपॉन आर वाला कैसे आया? तुम्हारे 11th क्लास में था एक टॉपिक एरर एनालिसिस, वो पढ़ के देखना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आया।
अभी मान सकते हो, ये लिखने का एक तरीका है वहां। और कोई डाउट? और आगे चलते हैं। ओम्स लॉ पर जो क्वेश्चन एडवांस में रिपीट हुआ था, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या था वो सीखते हैं। तो सबहेडिंग ओम्स लॉ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ओम्स लॉ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, फाइन डिटेल सीखो। परसों तुमने सीखा था प्रैक्टिकल कैसे करते हैं इसका, और उसकी कुछ फाइन डिटेल। ऑब्जेक्ट ये होता है प्रैक्टिकल का, तुम्हें एक रेजिस्टेंस वायर देते हैं नाइक्रोम का, पता कैसे चलता है? चमक काफी होती है उसके अंदर निकल के कारण। 3 एलॉय जो तुम्हें यूज करने लैब में, एक नाइक्रोम, दूसरा है कॉन्स्टेंटन या यूरेका, और तीसरा मैंगनीज। मैंगनीज होगा काले रंग का। मैंगनीज काले रंग का, नाइक्रोम तेज चमक वाला, कॉन्स्टेंटन को यूरेका भी बोलते हैं, उसकी चमक थोड़ी सी कम होती है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में जो होता है कॉन्स्टेंटन। नाइक्रोम वायर तुम्हें रेजिस्टेंस निकालने के लिए देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है फाइंड रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ गिवन रेजिस्टेंस वायर एंड बाय प्लॉटिंग इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूव ओम्स लॉ। तो उसके वीआई ग्राफ हम खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमें रीडिंग चाहिए वोल्टेज और करंट की, तो वो रीडिंग निकालने के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। उसको सर्किट दिख रहा है बाहर, वहां पे देखते रहो सर्किट। उससे क्या होगा, और ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना? आंखों में धूप भी नहीं चुभेगी। क्यों आए हो क्लास में? वहां जाओ जहां पे खुदाई चल रही है, वहां जाओ मशीन जहां पे खोद रही है। ये वो रेजिस्टेंस वायर मेन कंपोनेंट ओम्स लॉ के सर्किट। मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लो इस दीवार पे एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इधर नेगेटिव, तो दोनों के बीच क्या क्रिएट हुआ? पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको नापना चाहता हूं, तो रिक्वायरमेंट ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट इसमें कोई चार्ज फ्लो ना कराए। अगर कुछ चार्ज फ्लो करा देगा तो अब वहां पर उतना पॉजिटिव नहीं बचेगा, यहाँ पर उतना नेगेटिव नहीं बचेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस कम हो जाएगा। तो अभी जब नापेगा तो कम नापेगा। ठीक वैसे ही जब मान लो कोई थर्मामीटर, जिससे किसी का बुखार नाप रहे हैं, और वो थर्मामीटर खुद कुछ हीट ले लेता है उसकी बॉडी से, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। थर्मामीटर एग्जैक्ट वैल्यू से कम नापेगा। तो वैसे ही वोल्टमीटर के साथ है। अगर आप चाहते हैं वोल्टमीटर कुछ भी चार्ज फ्लो नहीं कराए, तो उसके लिए आइडियली इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा इसका रेजिस्टेंस रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किलो ओम या मेगा ओम के ऑर्डर का होता है। आइडियली इनफाइनाइट। तो इसको हम कैसे लगाते हैं? हम चाहते हैं इसमें से तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में लगा दिया मैंने वोल्टमीटर। सीरीज में लगाएंगे अमीटर या मिलीमीटर या माइक्रोमीटर। किस बात पर डिपेंड करेगा? कि हमारे पास जो पावर सोर्स है वो करंट कितनी दे सकता है, उसकी करंट रेटिंग के हिसाब से। जो बैटरी है उसकी करंट रेटिंग के हिसाब से। मान लो मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट दे रही है, तो मुझे यहां पर मिली अमीटर लगाना होगा। अगर मैंने अमीटर लगा दिया तो क्या होगा? रीडिंग नहीं आएगी। तुम्हें शंखपुष्पी सिरप लेना है, दिमाग में ठंडा करे उसके लिए, या ब्राह्मी सिरप लेना है, दिमाग में ठंडा करे, याददाश्त बढ़ जाए उसके लिए। ब्राह्मी और शंखपुष्पी दोनों क्या है? जड़ी बूटियां। इनसे सिरप बनाया जाता है, दिमाग के लिए अच्छा होता है, ब्राह्मी और शंखपुष्पी। तो सिरप जो है 2 चम्मच लेना है तुमको सुबह,
तो क्या बाल्टी के अंदर नाप कर ले सकते हो? चम्मच से नापने वाली चीज को हम बाल्टी से नहीं नाप सकते। सिमिलरली यहां पर सिचुएशन है, मिली एम्पियर में जो करंट है उसको कौन नापेगा? मिली एमीटर नापेगा। अगर तुमने एमीटर लगा दिया, निडल हिलेगी भी नहीं। उस सिरप अगर तुमने 2 चम्मच डाला बाल्टी में तो बाल्टी में चिपक के रह जाएगा। तुम जब खाना चाहोगे, पीना चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो एक ही रीडिंग मिलने वाली है मुझे। एक रीडिंग से ग्राफ नहीं बना सकते, ग्राफ बनाने के लिए एक से ज्यादा रीडिंग्स चाहिए। 5, 6, 7, 8 चलेगा इतने ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कोई ऑब्जर्वेशन अगर आउट ऑफ ट्रैक चले गया, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में कई फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उससे तो सिस्टमेटिक एरर आता है, उसको तो हम पता लगा के रिमूव कर देते हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उससे रैंडम एरर आता है, उसको पता लगा के रिमूव कर नहीं सकते, पता ही नहीं लगा सकते, रैंडमली वेरी करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेकर मीन निकालते हैं, फिर इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तभी ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन होगा। कोई स्ट्रेट लाइन पैटर्न में नहीं आ रहा पॉइंट, उसको छोड़ देंगे, अलग से मार्क कर देंगे पॉइंट, वहां से ग्राफ को नहीं गुजारेंगे। तो 6, 7, 8 ऑब्जर्वेशन है तो अच्छा है। तो ऑब्जर्वेशन चेंज कराने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसका नाम है रियोस्टेट। एक से ज्यादा रीडिंग लेने के लिए रियोस्टेट में जो उसका स्ट्रक्चर होता है, अगर तुमने कल परसों गौर किया देखा उसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की व्हाइट कलर की ट्यूब होती है और इसमें ऊपर एक रॉड यहां से यहां रन करती है, जिसपे स्पेशल टाइप ऑफ की जॉकी होती है जो ये वायर पे कांटेक्ट बनाती है। इसमें कुल मिलाकर 3 टर्मिनल तुम्हें दिखाई देते हैं। एक तार जो काले से रंग का मैंगनीज वायर है उस पे पूरे पे रन कर रहा है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर टर्मिनल S1 पे होता है, एंड पॉइंट टर्मिनल S2 पर होता है, और यहां ऊपर एक कनेक्टर होता है टर्मिनल S3 जो जॉकी से कांटेक्ट बनाते हैं। इसको हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं, या तो करंट को कंट्रोल करने के लिए या तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। अगर करंट को कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर से 2 तरीके हैं। अगर मैंने इसको S1 और S2 के बीच जोड़ा सर्किट में तो क्या होगा? फिक्स्ड रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस है। करंट जो एक कांस्टेंट अमाउंट से कम हो जाएगी, तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस की तरह यूज होगा। और अगर मैंने एक टर्मिनल S3 यूज किया और दूसरा S1 या S2 में से कोई सा एक यूज किया, तो जॉकी स्लाइड करने पर अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होगा, तो करंट कंट्रोलर की तरह काम करेगा। फिर इसका एक मोड ये भी है कि मैं तीनों टर्मिनल अगर यूज करूं तो हम इसको यूज करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट की तरह। सुना है ना? पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। जो जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं ये आगे सभी एग्जाम्स में काम की, बोर्ड में भी आएगी, मेंस में भी आएगी, एडवांस में भी आएगी। ये सब बेसिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास चावल है तो चावल क्या है? बेसिक एक अनाज है। तुम्हारी मर्जी है, तुम इससे सादा चावल बनाओ, मीठे चावल बनाओ, पुलाव बनाओ, इसको पीसकर इसके आटे से डोसा भी बन सकता है, भिगोगे इडली भी बन सकती है, तो बहुत सारे व्यंजन बन सकते हैं, सबकी अलग अलग रेसिपी है। बेसिक क्या है उसमें? चावल है। उत्तपम भी बन सकता है, चावल का भी बन सकता है, सूजी का भी बन सकता है। तो अब यहां तुम्हें बेसिक समझना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आगे हर जगह काम आएगी। तो पोटेंशियल डिवाइडर की तरह अगर मैं इसे यूज में लेता हूं तो तरीका यह है कि बैटरी से मैंने नीचे वाले दोनों टर्मिनल S1 और S2 को जोड़ दिया। S1 S2 बैटरी, सपोज बैटरी है 10 वोल्ट की, तो इस पूरे वायर पर जो मैंगनीज का बना हुआ है काला सा तार, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 10 वोल्ट। अब जॉकी इस पोजीशन पे, यहां से मैंने एक आउटपुट लिया, दूसरा आउटपुट इसके नेगेटिव टर्मिनल से लिया, इन 2 टर्मिनल को सर्किट में जोड़ा। जॉकी अगर बिल्कुल सेंटर पर है तो यहां इतने लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 5 वोल्ट, पूरे पर 10 तो आधे पर 5, तो आउटपुट में कितना होगा? 5 वोल्ट। अगर जॉकी इस एंड पर है तो 0, इस एंड पर है तो 10।
कुल मिलाकर कंक्लूजन ये कि 0 से लेकर 10 वोल्ट तक के बीच का पोटेंशियल में चेंज करा सकता हूं। जॉकी को जैसे जैसे स्लाइड करूंगा पोटेंशियल चेंज होगा। तो कैसे काम कर रहा है? पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, तीनों टर्मिनल काम आ गए। तो ये रियोस्टेट की कहानी है। रियोस्टेट के बारे में बेसिक तुमको पता होना चाहिए। सर्किट का एनालिसिस करते हैं और आगे। सर्किट को एक तो ऐसे जोड़ा जा सकता है, तुमसे पूछते हैं अगर इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में ना जोड़कर सीरीज में जोड़ दो तो क्या वोल्ट मीटर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा, नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी इसके थ्रू। तो सीरीज में जोड़ने पर डैमेज तो कुछ नहीं होगा, पर करंट ही फ्लो नहीं होगी सर्किट में। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियली तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो सर्किट काम ही नहीं करेगा। अच्छा, अमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं? अमीटर को करंट नापनी, तो सारी की सारी करंट इसमें से होकर जानी चाहिए तभी वो नापेगा, तो सीरीज में लगाते हैं। रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आइडियली अमीटर का? 0, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो सारी करंट उसमें से होकर नहीं जाएगी। अगर क्लास में तुमने किसी ने कोई सवाल मेरे से पूछा, मैंने बोला अच्छा इतना भी नहीं आता तुमको, गधे हो, तो क्या होगा? अगली बार वो तो सवाल पूछने में डरेगा ही सही, दूसरे लोग भी नहीं पूछेंगे, कोई हिम्मत नहीं करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो अब क्या होगा? क्लास में अगर कोई मजबूरी नहीं है तो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे टीचर सवाल के जवाब बता रहे हैं तो बच्चे वहां जाएंगे। सिमिलरली अगर इस ब्रांच में रेजिस्टेंस आएगा तो करंट इसकी कम हो जाएगी, दूसरी ब्रांच में जाने की कोशिश करेगी। हम उसकी करंट को इफेक्टिवली नापना चाहते हैं तो इस अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए आइडियली, जैसे सारी की सारी करंट इसमें से ऊपर जा सके। अमीटर को हम लगाते हैं सीरीज में और इसका रेजिस्टेंस आइडियली 0 तो नहीं रख पाते, क्योंकि जो तरीका है इसको बनाने का वो सीखोगे अगले चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अमीटर बनता है कैसे, वोल्ट मीटर कैसे बनता है, तो उस प्रोसेस में तुम्हें बात समझ में आएगी कि इसका रेजिस्टेंस 0 तो नहीं कर सकते, हाँ एज मिनिमम एज पॉसिबल हम कर सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस 50 ओम 100 ओम के आसपास होता है। तो ऐसी सिचुएशन में तुमसे पूछा अमीटर को तुमने पैरेलल में लगा दिया, ऐसा डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है उसको तुमने पैरेलल में लगा दिया, तो क्या होगा? अब इसके जलने का खतरा है। देखो मेरी क्लास में एक टीचर ऐसा है जो तुम्हें डांट देता है सवाल पूछने में, ठीक है? दूसरा टीचर पैरेलल में पढ़ा रहा है, वो बोलता है हाँ बेटा और पूछो, वो तुम्हें प्रोत्साहित करता है। और तुम्हारे पास अगर ये छूट है कि उन दोनों में से किसी की भी क्लास में तुम बैठ सकते हो, तो क्या होगा? एक की खाली हो जाएगी, दूसरी क्लास बढ़ जाएगी। तो और फिर ये सिलसिला जारी रहा सवाल पूछने का, क्लास में हर कोई पूछ रहा है, तो अब क्या होगा? उस टीचर का ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो अभी तक अच्छा बना हुआ था, धीरे धीरे पूरा बनने को ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये अमीटर खराब हो जाए, जल जाए, खत्म हो जाए। सारी की सारी करंट क्या पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा? इसमें से होकर जाएगी करंट, तो अमीटर जल जाएगा। वोल्ट मीटर नहीं जलेगा, उसका रेजिस्टेंस हाई है, अमीटर जल जाएगा। सर्किट में एक तरीका यह है जोड़ने का, दूसरा एक और तरीका है, ये रेजिस्टेंस बना लेना, इंतजार मत करना। तुम सोचो अभी तो हम समझ रहे हैं फिर हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। फिजिक्स की क्लास में साथ साथ साइमल्टेनियस। हाँ क्या क्या बात नहीं आई? अमीटर पैरेलल में लगा दिया मैंने, ये रेजिस्टेंस है, मान लो ये अमीटर है, तो ज्यादा करंट किस में से होकर जा रही है? जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें से ज्यादा करंट जा रही है। ज्यादा करंट जा रही तो हीटिंग इफेक्ट किस में प्रोड्यूस होगा? I2RT उसमें, उसकी कॉइल गर्म होकर जल जाएगी। पर अगर सीरीज में लगाया है तो इस रेजिस्टेंस ने करंट को कंट्रोल किया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस तो 0 है और ये रेजिस्टेंस लिमिटेड करंट ही उसमें जाने दे रहा है।
तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो गवर्न कर रहा है करंट को। और अगर तुमने इधर पैरेलल में लगा दिया तो करंट के पास ऑल्टरनेटिव है लो रेजिस्टेंस का पाथ। सीरीज में कहीं पर भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, इस की को तुम यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा दोगे तो भी ऐसी फंक्शन करेगी, रियोस्टेट को यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा दोगे तो भी यही काम करेगा। सीरीज में कहीं भी लगा। हाँ बोलो। किसको? वोल्टमीटर को सीरीज में लगाएंगे तो करंट ही फ्लो नहीं होगी, उसको तो पोटेंशियल का डिफरेंस नापना है दो टर्मिनल के बीच, तो उन्हीं दो टर्मिनल के बीच लगाएंगे तो काम करेगा वो। तो ये दूसरा सर्किट, इसमें मैंने क्या किया, पहले अमीटर को सीरीज में लगाया मिली अमीटर को, बाद में वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया, बाकी सर्किट सेम है। तो हमें इन दोनों का डिस्टिंक्शन समझना है। वो जो तुमसे बोला ना क्वेश्चन आया एडवांस में, वो यही था, उसमें ये कंसेप्ट इन्वॉल्व था। और इसमें दो एस्पेक्ट है। अगर ये वोल्ट मीटर और अमीटर आइडियल है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है सपोज 5 ओम, तो चाहे तुम ये सर्किट यूज करो चाहे ये सर्किट यूज करो, जो वोल्ट मीटर अमीटर की रीडिंग है उससे जब कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 ओम, सेम रिजल्ट मिलेगा, कोई फर्क नहीं मिलेगा। और अगर ये आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर अमीटर है, तो जैसा मैंने बताया अमीटर का रेजिस्टेंस 50 से 100 ओम, वोल्ट मीटर का किलो ओम मेगा ओम, उस ऑर्डर का। उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे तुम इलाकों में पढ़ गया ना रियल गैस एंड आइडियल गैस, वैसे ही है। तो सिचुएशन में यहां पर क्या बनेगा तुम्हें बताना है। यहां पर मेजर्ड वैल्यू 5 ओम से कम आएगी या कम आएगी, ज्यादा आएगी, ग्रेटर देन लेस देन। यहां पर मेजर्ड वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी, दोनों में डिफरेंट आएगी तो तय है। और उसका कारण क्या है समझो, इस सर्किट की बात कर। अब जानते हैं रेजिस्टेंस R होता है V/I, जानते हैं सब लोग। वोल्ट मीटर सीधा सीधा इसके कांटेक्ट में, वोल्ट मीटर ने जो पोटेंशियल डिफरेंस नापा वो एग्जैक्ट नापा, V नाप दिया। पर अमीटर जो करंट नाप रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है तो कुछ करंट इसमें से जा रही है, कुछ करंट इसमें से जा रही है। अगर आइडियल होता तो इनफाइनाइट, इसमें से कुछ भी करंट नहीं जा रहा, तो इन दोनों की टोटल करंट मिलाकर नाप रहा है। जबकि इसको नापना क्या था, सिर्फ रेजिस्टेंस की करंट को नापना था, जो कम होती, अभी जो नाप रहा है वो ज्यादा है मिलाकर, तो इसने करंट ज्यादा नाप दी। एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा करंट अगर मैं यहां रखूंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से लेस देन 5 नापे। यहां समझो, अमीटर तो डायरेक्ट लगा हुआ है, इसने तो करंट एकदम सही से नाप दी। और वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है, अमीटर आइडियल नहीं है, जीरो नहीं है, तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस R में जब करंट I फ्लो होती है तो उस पे ड्रॉप होता है I × R V, तो इस पे कुछ ड्रॉप हो रहा है, इस पर कुछ ड्रॉप हो रहा है, दोनों का ड्रॉप मिलाकर ऐड कर दो, अलजेब्रिक सम, पोटेंशियल ड्रॉप, वो नाप रहा है। तो एक्चुअल इसको नापना था खाली इसका ड्रॉप, और ये नाप रहा है इसका प्लस इसका ड्रॉप, दोनों का मिलाकर नाप रहा है, तो V ज्यादा नाप दिया इसने, V ज्यादा नाप दिया तो क्लियर। तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, और इसको तुम्हें प्रैक्टिकली वेरीफाई करना है। तो हमारी फिजिक्स लैब अवेलेबल है, वहां पर तुम्हें देखना है कि तुम्हें जो वोल्ट मीटर अमीटर दिए वो आइडियल है क्या, आइडियल हो नहीं सकती कोई चीज, वो प्रैक्टिकल है, तो रीडिंग्स में चेंज आ जाएगा जैसे तुम सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो। विद द अजम्पशन अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर आइडियल, दोनों सर्किट ओके, सेम वैल्यू है। पहला वाले में वोल्ट मीटर ने तो सही सही वोल्टेज नापा, मिली मीटर इसकी करंट और इसकी करंट मिलाकर टोटल करंट नाप रहा है। मान लो इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, मिली मीटर को सिर्फ I2 नापनी थी, ये नाप रहा है I1 प्लस I2, जो कि I2 से ज्यादा है। तो ज्यादा करंट अगर नाप देगा तो रेजिस्टेंस एक्चुअल से
कम दिखाएगा। आइडियल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा ना। आइडियल था, वोल्ट मीटर आइडियल है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, उसमें कोई करंट ही नहीं है। अच्छा, ये मैंने बेसिक बताया। अब इसमें जैसे उठा रहा सवाल तो एक वेरिएंट और डाल सकते हैं कि वोल्ट मीटर तो आइडियल है, अमीटर आइडियल नहीं है, अमीटर तो आइडियल है, वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। तब इन दोनों में से तुम एक एक सर्किट प्रेफर कर सकते हो। सोचो, हमारे पास वोल्ट मीटर तो आइडियल है, ठीक है, अमीटर आइडियल नहीं है, तो ये सर्किट प्रेफर करेंगे। वोल्ट मीटर तो आइडियल है ना, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी तो ये सही नाम लेगा करंट। अमीटर तो आइडियल है, ये सर्किट प्रेफर करेंगे, ये सही वैल्यू देगा, एग्जैक्ट देगा। तो अब तुम सभी को 9 से 1 या 3 से 7 बजे के बीच में फिजिक्स लैब में जाके अपना ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल खत्म करना है। रीडिंग्स निकाल के ग्राफ प्लॉट करना है, जो स्ट्रेट लाइन बनाना है। नेक्स्ट आर्टिकल हैविंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। I1 प्लस I2 I है, I नाप रहा है, जो कि I जो एक्चुअल में अगर मैं वोल्ट मीटर हटा दूं तो खाली रेजिस्टेंस में जो जाने वाली करंट है उससे डिफरेंट है। करंट तो डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट ही चेंज हो जाएगी सर्किट। तो तुमने लिखा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक रिलेशन पढ़ा था 11th क्लास में तुमने, लेंथ के लिए लीनियर एक्सपांशन LT इक्वल टू L01 प्लस अल्फा डेल्टा। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट का रिलेशन है रेजिस्टेंस के लिए। हमें पता है रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन होता है m अपॉन N स्क्वायर टाउ, रेजिस्टेंस का होता है ml अपॉन N स्क्वायर A टाउ। तो वास्तव में जो इफेक्ट रेजिस्टेंस पर होगा या जो इफेक्ट रेजिस्टिविटी पर होगा वही इफेक्ट रेजिस्टेंस पर होगा, क्योंकि टेम्परेचर बेस्ड कौन से दो फैक्टर्स हैं, टाउ तो है सही, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस के लिए N भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, N। तो N और टाउ इन दोनों को हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कह सकते हैं। N कंडक्टर्स के लिए तो नहीं करता, सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कौन कैसे डिपेंड करता है देखना है, आपको पढ़ना है। तो इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करके लिखोगे the change in resistance, the change in resistance of a substance, the change in resistance of a substance, यानी सिंपल में कैसे दिखाएंगे, डेल्टा R ब्रैकेट। change in resistance of a substance is directly proportional to its resistance at 0 degree centigrade, its resistance at 0 degree centigrade ब्रैकेट में लिखोगे, और रेफरेंस वैल्यू, और इसके लिए सिंबल यूज करेंगे हम कैपिटल R सबस्क्रिप्ट 0। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, रेफरेंस वैल्यू क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू क्या है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, फाइन डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। इस पे एक सॉल्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी में, नहीं 2 सॉल्ड एग्जांपल है, वो करके आने तुम नेक्स्ट स्टेप पे जब आओगे तो उसको मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा इन दोनों का डिस्टिंक्शन समझाने के लिए। आज एंड दूंगा खाली। तो तुमने लिखा एंड, कंटिन्यू करो, एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है, एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को हम दिखाएंगे डेल्टा T से, डेल्टा T। तो जो तुमने लैंग्वेज में लिखा उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो, दैट इज डेल्टा R प्रोपोर्शनल R0 टाइम्स डेल्टा T। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा R को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं RT माइनस R0 इक्वल टू
जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा इक्वल टू लगेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज अल्फा, अल्फा टाइम्स r0 डेल्टा t। जब भी तुम्हें जरूरत पड़ती है प्रोपोर्शन और अल्फा के सिंबल साथ साथ बनाने की, तो डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, कौन सा अल्फा है कौन सा प्रोपोर्शन? ये प्रोपोर्शनल है, इसने कम खाना खाया, इसका पेट कम फूला हुआ है। ये अल्फा इसने ज्यादा खाना खाया, इसका पेट जो है फूला हुआ है। तो अल्फा और प्रोपोर्शनल में बेसिक डिफरेंस ये है, एक कमजोर रहेगा एक मोटा वाला। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेट तुम्हारा फैमिली फॉर्मेट मिल गया, RT इक्वल टू ये माइनस R0 उधर जाकर प्लस कॉमन लिया R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा t ब्लॉक में बनता। किसी सब्सटेंस के लिए अल्फा पॉजिटिव है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेंपरेचर बढ़ाने पर नेगेटिव है तो घट जाएगा, और जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो इफेक्ट भी हम देखेंगे। फिर इस इक्वेशन को एक बार इस्तेमाल करें या दो बार इस्तेमाल करें, यहां पर फाइन डिटेल में तुमको जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहा ये कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर 4 ओम है, तो बताओ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अगर ये कॉपर का है, और कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू है 0.0003। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तुमने ये मान लिया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वैल्यू है उसको R0 बोल रेफरेंस। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है रेजिस्टेंस 4, यहां तुमने लिखा 4, इसको बनाया अननोन, अल्फा की वैल्यू डाली 0.003, डेल्टा टी लिया 20 से 40 का डिफरेंस 20। इक्वेशन एक बार यूज हुई, अननोन RT मिल गया। इसको दोबारा अटेम्प्ट मारो। अगर मैं कहता हूं R0 जो है वो इनिशियल वैल्यू, उसको तुम रेफरेंस नहीं मान सकते, ठीक है? तो R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो तो हमारे पास नहीं है। तो इस इक्वेशन को दो बार यूज करना पड़ेगा। पहली बार मैं ऐसे यूज करूंगा, RT यहां रखूंगा 4 होगा, R0 अननोन मुझे नहीं पता, 1 प्लस अल्फा 0.003, डेल्टा t की 20 डिग्री 0 to 20 डिफरेंस 20, यहां से R0 मिलेगा। अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा यूज करूंगा। अब RT क्या है, अननोन, R0 मुझे पता चल चुका पिछली बार, वो मैंने रखा अल्फा 0.003, डेल्टा t अभी आएगा 40, 0 से 40। अब मैं कैलकुलेट करूंगा। तो मेरे पास दो तरीके हैं, दोनों से तुम्हें चेक करना है सेम रिजल्ट आएगा या डिफरेंट, फिर तुम्हें जस्टिफाई करना है whether to use the equation once or twice. What is the logic? Why? एक बार यूज करके करेंगे तो सही है या दो बार यूज करेंगे तो सही? रेफरेंस वैल्यू और वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये जस्टिफिकेशन हमको चाहिए यहाँ पर। तो वो इन्वेस्टिगेशन कब करेंगे, जब तुम थोड़े से और पक जाओगे, अभी पकाने की जरूरत है तुमको। तो कैसे पकोगे, जब वो 2 सॉल्ड एग्जांपल कर लोगे एनसीईआरटी के, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ जाएगा, तब तुम उस स्टेट में आ जाओगे कि डिस्कस कर सकते। तो नेक्स्ट रन पे हम हमको अटेम्प्ट करेंगे। अभी मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे अल्फा को डिफाइन करना है, जो डेफिनेशन का लेटेस्ट मेथड सिखाया ना, 1 करके डिफाइन करना। अल्फा डिफाइन करेंगे, लिखोगे हियर अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा R अपॉन R0 डेल्टा T। इसके ऐसा यूनिट पूछी जाती है, वही पुराना वाला फ्रेम, डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका नाम है, अभी लिखेंगे। एंड गिव इट्स ऐसा यूनिट, इसके ऐसा यूनिट क्या हुई, डेल्टा R0 की कट गई, डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ऐसा ही मैं बोलना तो केल्विन इनवर्स कह सकते हैं। अब चेंज में चाहे तुम केल्विन में लो या डिग्री सेंटीग्रेड में, कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए लिखने में हम डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। इज कॉल्ड टेम्परेचर, शॉर्ट में TMP, कोएफिशिएंट COE शॉर्ट में ऑफ रेजिस्टेंस। अंडरलाइन करो, इसी को डैश लगा दो, डेफिनेशन लिखते हैं, 1 करके डिफाइन करो। यानी अलग से हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं, उसी को हमने बना दिया। तो तुम लिख सकते हो
इन एक्सप्रेशन, रिपीट करते हैं एक्सप्रेशन को जिससे याद होगा, अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन R0 डेल्टा t if delta t equal to 1 degree centigrade, then alpha equal to delta R upon R0, that is inverted comma start. ये तरीका है डेफिनेशन बनाने का। कुछ क्वांटिटीज को 1 कर दो, बाकी सबको इक्वेट कर दो। देखोगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, शॉर्ट फॉर्म यूज करो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो of change in resistance to the resistance at 0 degree centigrade, defined as the ratio of change in resistance to the resistance at 0 degree centigrade, bracket में, और reference value bracket close। R0 को रेफरेंस वैल्यू भी बोलते हैं, कभी कभी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी लेते हैं उसकी जगह। फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी को 1 किया, फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज की डेफिनेशन। इससे आगे की बात करते हैं। अल्फा को हमने डिफाइन कर दिया। वास्तव में चेंज पहले रेजिस्टिविटी में आता है टेम्परेचर के कारण, फिर रेजिस्टेंस में आता है। पर एग्जाम में जहां भी पूछा जाता है रेजिस्टेंस वाला पूछा जाता है, तो मैंने रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में डिराइव किया। सिमिलर फॉर्मेट को यूज करके रेजिस्टिविटी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। देखोगे सिमिलरली रॉ सबस्क्रिप्ट t इक्वल टू रॉ 0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डैश डेल्टा t, सिंबल यूज किया मैंने अल्फा डैश, where alpha dash is called temperature coefficient of resistivity। जगह बदली, नाम बदल गया। न्यूमेरिकली दोनों क्या है? सेम है। अल्फा की वैल्यू वही होती है जो अल्फा डैश की होती है। मान लो कॉपर के लिए बोल रहा हूं 0.003 या 0.003, तो अल्फा डैश भी वही होगा कॉपर के लिए। अलग अलग टेम्परेचर रेंज में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कुछ टेम्परेचर रेंज के लिए कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के लिए डिफरेंट हो जाएगा। कहने के लिए कांस्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग मिलता जुलता उतना हेडिंग तो होगा वही है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फॉर वेरियस सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए पढ़ना है। फॉर वेरियस सब्सटेंसेस, जैसे कंडक्टर्स के लिए क्या सिचुएशन होगी, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होगा, एलॉयज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा, इंसुलेटर्स टेम्परेचर बढ़ाए तो उनके रेजिस्टेंस का क्या होगा, ये सब आइडिया होना चाहिए। और वेरियस सब्सटेंसेस, जैसा तुमने पढ़ा था कैपेसिटर पे क्या लिखा था, T max 85 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या मतलब, अगर टेम्परेचर मैंने 85 डिग्री से ज्यादा कर दिया तो कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक पंक्चर हो जाएगा, यानी उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, उसके डाइलेक्ट्रिक का आयनाइज हो जाएगा। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट कंडक्टर्स, जितने भी मेटल्स है सब आ गए इसमें, सोना चांदी तांबा लोहा, कंडक्टर्स। सिंबॉलिक नोटेशन यूज करेंगे।
बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। अल्फा इज पॉजिटिव, मतलब इफ टेम्परेचर एरो ऊपर की तरफ इंक्रीजेस देन क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस घट जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो तुमने लिख दिया इसका कंडक्टेंस कम हो जाता है, तो क्या गलत लिखा तुमने? लिखा तो सही है। नंबर कितने मिलेंगे? 0, क्योंकि तुमने वो नहीं बताया जो पूछा गया है। तुमने बताया सही है, तो तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा जो भी पेपर अटेम्प्ट करते हो, जो पूछा गया है वो बताने के नंबर है, जो तुम्हें आता है वो बताने के नंबर नहीं। उसी फॉर्मेट में बताना होगा जिस फॉर्मेट में पूछा गया। अब ऐसा है, ये तो हमने पढ़ लिया, ऐसा क्यों है, वाई एस अल्फा पॉजिटिव क्यों है कंडक्टर के लिए? तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ले लो ml अपॉन ne² a tau, या रेजिस्टिविटी का ले लो m अपॉन ne² tau। दो फैक्टर हैं, लेंथ और एरिया में तो अजम्पशन लगा दिया हमने कि टेम्परेचर बढ़ाने का कोई इफेक्ट उन पर नहीं हो रहा है। L और A रिमेन्स नेग्लिजिबली चेंज्ड और अनचेंज्ड। तो बचे दो फैक्टर n और tau। तो कंडक्टर्स के लिए n की बात करें तो सपोज ये कॉपर का कंडक्टर, इसमें अभी एट प्रेजेंट रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है बोलो? 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, बताया था 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब अभी है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए, फ्री हो गए अपना लैटिस छोड़ के। तो बताओ 10 की पावर 28 तो अभी थे, टेम्परेचर बढ़ाने पर 10 की पावर 16 बढ़ गए, अब टोटल कितने हो गए? ऐड देम 10 की पावर 28 प्लस 10 की पावर 16। जो सही से जोड़ के बता सकता है हाथ ऊपर करो, बताओ। हाँ बोलो। इन्होंने बोला 10 की पावर 44, जो कह रहे हैं कि इनको नहीं आता है, मेरे को आता है, मैं ज्यादा जानता हूँ, वो बताओ, ये बताएगा कितने हो गए? 10 की पावर कितने पावर मतलब कितने हो गए? The correct answer is 10 power 28। 10 power 28 में 10 की पावर 16 और जोड़े, then you will get 10 power 28 only। 1 करोड़ में 2 रुपए और जोड़ दो, कितने रुपए हो गए? 1 करोड़ ही है, because 2 is negligible। तो just like that यहाँ पर n में कोई considerable change नहीं है, n remain almost same, but कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज है, सोच रहे हैं क्या बात कर रही है, ऐसे कैसे? तो n तो सेम है, टॉ का क्या होने वाला है? रेंडम मोशन बढ़ गया, अब टकरे जल्दी जल्दी होंगी, टकरे जल्दी जल्दी होंगी तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा कैसे? मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से रहेगा या मुश्किल हो जाएगी उसके? तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया ना, आराम नहीं कर पाएगा। टॉ डिक्रीजेस, फॉर्मूला याद ध्यान में लो, रेफरेंस साइड में लिख लो, R इक्वल टू ml अपॉन ne² a tau। ओवरऑल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, टॉ घट गया, R बढ़ गया। क्लियर? तो ये सिचुएशन है कंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उनका क्या होगा? सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव, नेगेटिव होता है इनके लिए, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका रेजिस्टेंस घटेगा। क्यों है? पहले उल्टा कर देते हैं सीक्वेंस। जब तुम कोई चीज सीख जाते हो तो उसमें तुम गेम खेलना शुरू कर सकते हो।
शुरू में तो कॉशियस रहना पड़ता है, गेम के रूल नहीं पता अभी तुम्हें पता चल गया हाँ ये ऐसे, तो इसमें तुम चाहो तो अल्टरेशन कर सकते हो, इसको पहले ला सकते हो, इसको बाद में ले जा सकते हो। अल्फा नेगेटिव क्यों, एस इसको पहले डाल दिया। मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा समझाना चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं कि लाइन बाय लाइन एग्जैक्टली मैच करे या कुछ ऐसे वैसा कुछ भी नहीं है। चीजें समझ में आनी चाहिए, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है लाइन बाय लाइन मैच। तो अब कारण क्या है, n पर क्या असर हुआ, 10 की पावर 16 थे, सेमीकंडक्टर में होते ही कम है इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 16 होल्स 10 की पावर 16। कैसे, तुमने पढ़ा है केमिस्ट्री में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे निकलकर कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, तो वैलेंस बैंड में कितने होल्स बचे, 10 की पावर 16 होल्स, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी 10 की पावर 16 चार्ज के लिए टेम्परेचर बढ़ा है 10 की पावर 16 और आ गए, कितने हो गए 2 into 10 पावर 16 और आ गए 10 to 3 into 10 पावर 16 बढ़ गए, n बढ़ जाता है, करंट डबल हो गया ना, मैटर करती डबल हो गया, मात्र नेग्लिजिबल असर होगा। तो n increases कब, if temperature increases then n increases। कितना इंक्रीज होता है, कंसिडरेबली, काफी बढ़ जाता है, बहुत इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, n increases considerably। and tau, अगर मैं तुमसे कहता हूं decreases slightly, तो इसको समझो स्लाइटली क्यों डिक्रीज हुआ, किसकी कंपैरिजन में, कंडक्टर के कंपैरिजन। यहां सोचो अभी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ जो जितने लोग रह रहे हैं इस एरिया में, उनकी वजह से सड़क पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, जब कोचिंग छूटती है, इंस्टीट्यूट छूटता है, वो सड़क जाम हो जाता है। मान लो ये जो लोग हैं इनकी संख्या 10 की पावर 28 के ऑर्डर, यानी सिचुएशन क्या है, कंडक्टर वाली सिचुएशन कि अब टेम्परेचर बढ़ेगा जिस टाइम, वैसे तो ठीक है अभी चल रही सड़क, जैसे कोचिंग छूटेगी टेम्परेचर बढ़ा, अब क्या हो जाएगा, जाम। तो वहां तो टॉ डिक्रीज हो जाएगा कंसिडरेबली। सेमीकंडक्टर में क्या सिचुएशन है, 10 की पावर 28 नहीं 21 ऑर्डर के, 10 की पावर 16 बढ़ते टेम्परेचर 10 की पावर 17 80, तो 10 की पावर 17 है तो ऑलमोस्ट खाली पड़ा है सब। कंपेयर करो ना, अभी तुमको बोला था 10 की पावर 28 में 10 की पावर 16 जोड़ो, तो 10 की पावर 16 से कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली पड़ा है सब कुछ। आज से 10 साल पहले सिचुएशन ये थी यहाँ की, सब कुछ खाली, रोड कुछ नहीं था यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में अब इलेक्ट्रॉन को चलना है, वो हिलेगा डुलेगा भी सही, तो क्या टक्करें ज्यादा करेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं टॉ थोड़ा सा डिक्रीज होगा, टॉ थोड़ा सा डिक्रीज है, बहुत ज्यादा इंक्रीज, ओवरऑल इफेक्ट निकालो। आर का क्या हुआ, कम हो गया, रॉ कम हो गया, कंडक्टेंस बढ़ गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई। अगर तुम्हें समझ में आया है तो मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं, एज ए क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तुम्हें रिलेट करना है कौन सा कंडक्टर के लिए, कौन सा सेमीकंडक्टर के लिए। अगर तुम्हें लगता है ये ग्राफ सिल्वर के लिए, सिल्वर के आगे राइट, सिलिकॉन के आगे रॉन्ग लगा दो। अगर तुम्हें लगता है सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के आगे राइट, सिल्वर के आगे रॉन्ग लगा दो, लगा दो अपने आप अपनी कॉपी। अब कोशिश करो सबसे एक जैसी आवाज निकले जब तुमसे पूछा जाए। ऐसा नहीं हो कि आधे बच्चे सिल्वर बोले आधे बच्चे सिलिकॉन बोले, एक जैसी आवाज आनी चाहिए। आराम से सोच के अपना आंसर तय कर लो, सोचा समझा हुआ जवाब, एक बार में सटीक जवाब, कोई कंफ्यूजन नहीं। ईंट को एक बार में तोड़ लेते ना तो चोट नहीं लगती, 3-4 बार में तोड़ोगे तो चोट लगती है। तो कोशिश करें हम एक बार में सही जवाब देने की आदत बनाएं। तो बताओ फर्स्ट में एजी की ऐसा ही, ओके करेक्ट। रीजन
रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। सेकंड में अर्जेंटम, क्योंकि यहां है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर की डिक्रीज हो जाती है विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, रिमेनिंग डिटेल कल पढ़ते हैं।